नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पहलगाँव में जिन निर्दोष मासूम लोगों की निर्मम हत्या की गई, 28 लोग हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। हर कोई ये सवाल पूछना चाहता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो लगातार ये बता रहे थे, जो सत्ता में बैठे हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जो लगातार ये दावे कर रहे थे, ये बता रहे थे मंचों से, टीवी चैनल्स पर, अलग-अलग जगहों पर जाकर कि अब कश्मीर कितना सुरक्षित है। हमने आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी है। पहले नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी और फिर उसके बाद 370 हटाकर और एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाकर बार-बार ये दावा किया गया अलग-अलग मंचों से, गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यानी कि ये बताया गया लोगों को, देशवासियों को कि कश्मीर पूरी तरीके से सुरक्षित है और यही भावना लेकर लाखों देशवासी कश्मीर जा रहे थे, ये सोचकर कि अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ये सुना था। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 28 लोगों की निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है? अब वो तमाम दावे जो किए जा रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले रेकी की गई, लोकल इनके साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान का इसमें हाथ है, अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो अब खबरें अब सामने निकल कर आ रही हैं, जो दावे अब किए जा रहे हैं, जो तमाम टीवी चैनल्स, उनके खुफिया रिपोर्टर्स, तमाम लोग अब सामने निकल कर आ रहे हैं, वो सब पहले कहाँ थे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अगर वक़्त रहते तमाम तरह के कदम उठाए गए होते, जब अमित शाह अप्रैल के महीने में ही, इसी महीने में शुरुआत में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गए थे कश्मीर और उन्होंने तमाम सुरक्षा का जायजा लिया था, हाई लेवल उन्होंने वहां पर मीटिंग की थी। सवाल ये उठ रहा है कि तब उनको इस बात का क्या कोई अंदाजा नहीं हुआ? सवाल ये उठ रहा है कि इसके लिए क्या गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अब लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इससे कम पर अब लोग देश के मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें कश्मीर की हैं और कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, उनकी आंखें नम हैं। वो अपना सीना पीट-पीट कर रो-रो कर ये कह रहे हैं कि ये हमला उन लोगों पर नहीं, ये हमला हम पर किया गया है, हमारे घरवालों पर किया गया है, ये हमला कश्मीरियत पर किया गया है, ये हमला कश्मीर को बर्बाद करने के लिए किया गया है, ये कश्मीरी कह रहे हैं। और पूरा कश्मीर में बंद की कॉल दी गई, पूरा कश्मीर 35 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी वादी जो है वो बंद है, बंद की कॉल का असर चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है। हाथ में काली पट्टी बांधकर, सर पे काली पट्टी बांधकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए। ये कहा जा रहा है कि चौराहे पर उनको मारा जाए। ये कश्मीरी मांग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सस्ती टीआरपी के लिए और हिंदू मुस्लिम करके एक पार्टी जो लगातार फायदा लेती रहती है, वो अभी भी वही कर रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये एक घटिया पोस्टर जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं, यानी कि सीधे तौर पर राहुल हमला कर रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने ट्वीट्स बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जहां वो सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका भरपूर साथ देता हुआ नजर आ रहा है वो गुलाम मीडिया, जो सस्ती टीआरपी के लिए लगातार एक आतंकी हमले को, जिस पर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या इसमें इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार नहीं है? 11 साल से जो सत्ता में है, जो लगातार ये दावे परोसते रहे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और ये कहकर वो लगातार राजनीतिक रोटियां अपने सेकते रहे, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों तक की बात जो है ऐसे सेंसिटिव टाइम में की जा रही है और ऐसा करके वो कुछ और नहीं बल्कि आतंकियों का जो मकसद था उसको कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ये पूछकर, मजहब पूछकर अगर मारा, तो सोचिए क्या वो हिंदू मुसलमान देश में करना चाहते थे? और अगर उनका मकसद यही था, तो क्या ये चैनल्स या वो लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस आतंकी हमले पर, क्या उनके मकसद को वो कामयाब नहीं कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए? ये वाजिब सवाल है कि ऐसे वक्त में
जब उन 28 परिवारों पर कहर बरपा है, वो लोग जो अपनी खुशियां मनाने के लिए, कोई अपना हनीमून मनाने के लिए, कोई अपने परिवार के साथ वहां पर खुशियां छुट्टियां मनाने के लिए जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में गए थे, और वहां उनके साथ क्या हुआ। जब अमित शाह जाते हैं वहां पर तो रेड कार्पेट बिछाया जाता है, और उस रेड कार्पेट में वो जाकर पुष्प अर्जित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों पर जिनकी जान चली गई। जब अमित शाह का कॉन्वॉय जाता है तो उसमें 35 के करीब गाड़ियां होती हैं आगे पीछे, लेकिन जब आम लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर जाते हैं, 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसा एक टीवी चैनल का दावा है जो अपने आप को सबसे तेज कहता है। और सवाल ये उठाए गए हैं कि वहां पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं थे, वहां सेना की तैनाती क्यों नहीं थी, वहां पुलिस बल उतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं था। और आखिर ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये पुलवामा का, ये पहलगाम का वो एरिया है, 2 साल पहले मैं भी वहां पर गई थी, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां ना गाड़ियां जा सकती हैं ना बाइक्स जा सकती हैं, सिर्फ घोड़े और खच्चर की सहायता से ही आप ऊपर जा सकते हैं और उसी की सहायता से आप नीचे आते हैं। जंगल का कंक्रीट ये पूरा इलाका है, और वहीं पर ही टारगेट बनाकर इन सैलानियों को टारगेट बनाया गया और गोलियों से इनको भून दिया गया। ये जब मैं कह रही हूं तो बदन में एक अजीब तरह की सिहरन हो रही है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी अमित शाह का बयान, जो कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में किस तरह के दावे किए थे उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के। सुनिए आप जरा उनको। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर कर, दर्शन कर कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ। तो जब अमित शाह ये दावा कर रहे थे तो क्या अब अमित शाह से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? वो गृह मंत्री हैं, वो पूर्ण राज्य नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। और अब आप ये देखिए कि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर ये उनकी नाकामी है। लेकिन निशिकांत दुबे जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वो अब देखिए कैसे हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या फिर नहीं। अब यहीं पर मैं रुकूंगी और सवाल ये मैं पूछूंगी निशिकांत दुबे से कि 11 साल से तो आपकी सरकार है, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, ये बताएं कि कौन से अधिकार मुसलमानों को दिए गए हैं, और हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है तो फिर ये हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक कौन बना रहा है और कौन उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इसके आगे वो यही नहीं रुकते हैं, बल्कि आगे वो लिख रहे हैं, लानत है सेकुलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखें, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 20 से 29 तक खत्म करने का है, यानी कि वो यहाँ पर सीधे तौर पर हिंदू कर रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और इस संविधान के आर्टिकल 26 से 29 बदलने का वक्त आ गया है। ऐसे वक्त में जब सेंसिटिव होकर वो सत्ता में सांसद हैं, वो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है उनको किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह के पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं और इस पूरे मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। जहां जो वीडियोस वायरल हैं, जहां पर ये देखा जा रहा है कि मस्जिद से भी इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं कि इस तरह के आतंकी हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीरी जो है तमाम वो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमला किया गया है। आप सोचिए, जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस आतंकी हमले के बाद सबसे ज्यादा नुकसान, जो जानी नुकसान हुआ है वो तो है,
वो 28 लोगों की जो जान गई है उनकी भरपाई किसी कीमत पर भी नहीं हो सकती है। कोई अल्फाज, किसी भी तरह की कोई भी चीज उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। वो उन परिवारों से ही पूछिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अगर किसी के पेट पर अगर लात पड़ी है या किसी का कारोबार छिन गया है, किसी की रोजी रोटी अगर छिन गई है, तो वो कौन है? वो कश्मीर के मुसलमान हैं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है वो। और ये करके अगर वाकई में वो मुसलमानों के हितैषी थे जो बताने की कोशिश की जा रही है, तो सोचिए उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किसका किया है? सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने मुसलमानों का किया है, क्योंकि ये पीक सीजन है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पीक सीजन। अब कमाई कर कर पूरे साल जो है वहां के लोग, जिनका सबसे बड़ा जो व्यापार है वो टूरिज्म है और सेब का व्यापार है, ड्राई फ्रूट्स का व्यापार है, उस सब पर कितनी बड़ी चोट पड़ी है। और अलग अलग तरह की मिसाल सामने निकली है कि कैसे जो 2 कश्मीरी नौजवानों की भी इसमें जान गई है, लोकल जो है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। और क्योंकि हिंदू मुसलमान का को करना है, तो वो लोग कैसे बताया जा रहा है, अलग अलग तरह की तस्वीरें और बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि टूरिस्टों की जान बचाते वक्त उस कश्मीरी ने अपनी अपनी जो है वो जान गंवा दी, जो कि वहां पर घोड़ों पर टूरिस्ट को लेकर जाया करता था। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए क्या अमित शाह प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या अमित शाह को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देश ये सवाल पूछ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सवाल पूछा है, तमाम विपक्ष एक स्वर में एक साथ इसको लेकर उठ खड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ वो सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा रहा है, क्योंकि उनकी सीधे तौर पर नाकामी है। पुलवामा के बाद पुलवामा के शहीदों पर वोट मांगा गया था, और अब आप ये देखिए कि इस पूरे मामले पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। 3 खास मेहमान आप देख सकते हैं। मेरे साथ जलील राठौर जी हैं, जो सीधे श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जलील जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे कश्मीर के हालात के बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ अमरेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। और मेरे साथ रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत मैं आज जलील जी आपसे करना चाहूंगी। फिलहाल जो कुछ आप अभी खबरें देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसको एक कश्मीरी के तौर पर, एक कश्मीरी जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर अप्रैल के पहले ही हफ्ते में अगर अमित शाह जाकर सुरक्षा समीक्षा बैठक वहां पर करते हैं, और उसके बाद अगर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाए, वो भी शायद अब तक इतना बड़ा टूरिस्ट पर इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ कश्मीर में, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या अमित शाह नहीं है? क्या सरकार नहीं है इसके लिए? जी, मुश्ता जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग काफी सदमे में हैं। चाहे हमें कुछ भी कहा जाए और हमें इस जो जघन्य कांड है उसमें शराकतदार का लेबल दिया जाए, लेकिन ग्राउंड सतह पे वी डोंट केयर फॉर दैट। हमें पता है कि हम कितने दुखी हैं, हम कितने सदमे में हैं। और ये जो लोग इस वहशियाना तरीके से मारे गए हैं, हमारी सारी सहानुभूतियां उनकी फैमिलीज के साथ और मरने वाले को श्रद्धांजलि। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लॉजिक से काम नहीं लिया जा रहा है, जज्बात से काम लिया जा रहा है, जहाँ कमांड से लिया जा रहा है, रोबोट्स की तरह। सोचने समझने की सलाहियत जो है वो सल्ब कर दी गई है। आप जब इन ट्वीट्स की बात करते हैं या इनको जो जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं खासकर ये जो आपने कास्ट नहीं पूछी, धर्म पूछा, तो जब इसकी बात होती है हम लोग वी डोंट नो कास्ट सिस्टम है, हमारे वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। बल्कि अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी यहाँ हो करते थे जो कास्ट से ही ब्राह्मण है, ऊंची जात के ब्राह्मण है, हम उनके साथ एक ही प्लेट में खाया करते थे। हालांकि बाहर कई जगहों पे मुसलमानों को मलीच भी कहा जाता है, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे इवन पंडित ब्राह्मण में भी नहीं था। तो ये सारा का सारा जो है वो आपकी पॉलिटिक्स है, आपको मुबारक हो। ये कास्ट सिस्टम और नाम पूछना वगैरह, ये तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आप बताइए मेरे को, मेरे देशवासियों से। इससे पहले कि मैं आप इस हादसे का या इस जो कांड हुआ है इसका विश्लेषण कर लूं, मैं शुरुआत में ही ये कहना चाहता हूं कि मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है।
कि दिमाग और सोच से काम लिया जाए और मोहब्बत और ह्यूमैनिटी को एक चांस दिया जाए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी बात चली है, हालांकि ये बयान आए हैं, कहीं से इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी ने नहीं, अभी तक जो लोकल भी वहां पे थे उनसे किसी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि उनके कपड़े निकाल कर उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई या उनसे आइडेंटिफिकेशन पूछी गई या उनको हिंदू अलग करके ये फिर हिंदुओं को अलग करके मारा गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी सड़क पे पर्यटक है वो हिंदू ही है। अगर कहीं बाहर से कोई आया हुआ पर्यटक है तो 1000 में आपको एक फैमिली मुसलमान दिखेगी बाहर से आई हुई है, बाकी सारे हिंदू है। आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। तो ये चीज को मैं थोड़ा अभी समझने से कासिर हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ जो उन लोगों ने जो आई विटनेसेस के बयान अभी चला रहे हैं, आप अखबारों में चल रहे हैं, टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, तो मैं उसी को सच मानता हूँ। और उस सच को मानते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अपने को पैनलिस्ट से सवाल करना चाहता हूँ और देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि ये पहचान पत्र मांगना किसने शुरू कर दिया? जब आप दुकानों को, रेडियो को, उन लोगों को हैरेस करने जाते हो और उनका अपना नेम प्लेट लगाने लिए कहते हो, अपनी पहचान बताने के लिए जाता हो। एक दिल्ली का एक विधायक है, वो इससे पहले भी कोई कॉर्पोरेटर था, वो बहुत घूमा करता था, इवन इन द टाइम्स ऑफ केजरीवाल। आई एम अ दिल्ली रेजिडेंट ऑल्सो, सो आई नो कि वहां पे वो दुकानों पे जाके फिर फोन नंबर देख के उनका क्यूआर कोड करके, अगर कोई और नाम होता फिर क्यूआर कोड चेक करके उसको बोला नहीं तो मुसलमान नाम लिखो। तो आप इन लोगों को क्या कहेंगे? इन वहशी दरिंदों को क्या कहेंगे? जी भाई, आपसे पूछेंगे कि आप तो हमारा नाम पूछते थे मुसलमानों को, आप क्यों जलन हो रही है आपको? तो ये चीजें जो हैं ये रुकनी चाहिए। इसका जो नतीजा होता है, जिसको कि मैं आपको बता दूं कि एक मुहावरा कहा गया था कि एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, मैं उसको उसी हिसाब से दे रहा हूं। दिस वॉज इन रिटेलिएशन इन व्हाट्स हैपनिंग कि आज तक आतंकवादी तो हमले तो हुए हैं यहाँ पे, हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं, लेकिन पहली बार ये शनाख्त का मसला आया है, आइडेंटिफिकेशन का मसला है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। किसी भी सूरत में निंदनीय है किसी आदमी को उसकी पहचान देके उसको मारना, या किसी भी शख्स को मारना, या किसी शख्स को मौत के घाट उतारना, एक मासूम को जो कि घूमने की गर्ज से आया था, जो कि यहाँ के लोगों के प्यार की कहानियां और मेहमान नवाजी की कहानियां सुन के यहाँ आने के लिए उत्साहित हुआ था, उसको यहाँ आके उसकी लाश कफन में जा रही है। ये उनकी लाशें कफन में नहीं जा रही हैं। ये जनाजा इंसानियत का उठ रहा है, ये जनाजा हमारी सोच का उठ रहा है, ये जनाजा उस सियासत का उठ रहा है जो हमने रवा रखी है। आपने दफा 370 हटाया, अच्छा किया। आपने दफा 35 आर्टिकल 35 हटाया, बहुत अच्छा किया। आपका मैनिफेस्टो में था, आपका काफी अरसे से ये प्लान था, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये क्यों बताया कि मिलिटेंसी को रोकने के लिए ये बाधा है? अगर मिलिटेंसी को रोकने के लिए आर्टिकल 370 या 35A बाधा थी तो ये क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, जहां तक रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का वक्त आ गया है, काफी खून बह गया है। पुलवामा में 40 जवान जो हमारे शहीद हो गए, उनकी वर्दियां उतार के देखो, वो भी मांस गोश्त का पुतला थे, खून का पुतला थे, वो भी इंसान ही थे। और ये जो सिविल कपड़ों में मारे गए हैं, ये भी गोश्त पोस्ट के इंसान थे। इंसान मारा जा रहा है, चाहे वर्दी में हो, चाहे वर्दी में नहीं हो, और चाहे कोई बिगड़ा हुआ और बिगड़ैल कोई ऐसा आदमी जिसको ब्रेन वॉश किया गया हो, मरने के बाद वो लाश ही होता है। तो इंसान मारे जा रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम आ गया है जब हम अपने आप का मुहासबा कर लें, हिंदू मुस्लिम सियासत से उठ के इसको एक इंसानी मसला देख के देखें कि हम सबसे कहाँ गलतियां हुई। और जहां तक जिम्मेदारी की बात कर रहा था मैं, तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी आए हुए थे, तो दौरे पे आए हुए थे, तो इनिशियली उन्होंने एक मीटिंग ली चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो डेवलपमेंट के बारे में थी और डेवलपमेंट में 20 मिनट बात हुई। एंड डेवलपमेंट दिस एरिया इज अ prerogative of the chief minister, but the lieutenant governor was present here, which I think logically he should not have been there, because the head of the local government was talking to the home minister. This lieutenant governor was not needed over there.
और उसके बाद चलो ठीक है, वो भी एक तरह के, वो भी यहाँ पे वो तब्दीलियां ट्रांसफर्स वगैरह, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चल रही है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, वो भी मानते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आई, सिक्योरिटी मीटिंग की बात आ गई, तो उमर अब्दुल्ला को कहा गया कि आप बाहर जाइए, आपका यहाँ काम नहीं है। बट Umar Abdullah's juniors who are working under him, the administrative staff, like जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो along with the chief secretary, उनके साथ, मतलब अपने लोगों के साथ बात की होम मिनिस्टर साहब ने। क्या ही अच्छा होता कि एक वक्त के यूनिफाइड कमांड काउंसिल, मैंने से यूनिफाइड कमांड काउंसिल, ये उस वक्त हुआ करती थी जब एक अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर हुआ करता था, और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, और उसमें फौज, paramilitary forces, intelligence agencies, BSF border security force and the local police, जिसके कुल हेड हुआ करते थे द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये वक्त वक्त भी यहाँ पे हुआ करता था ऐसी चीजें, और जब कोई ऐसा हमला या ऐसी वारदात हुआ करती थी, तो उस वक्त यही यूनिफाइड कमांड काउंसिल सर जोड़ के बैठती थी, और जो सर्टन फैसले लिए जाने थे तो वो लिए जाते थे। उस हवाले से उमर अब्दुल्ला की एक एक्सपीरियंस है। चलें, आप उनको एक आईना दिखाना चाहते थे कि दरवाजा दिखा करके आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, बट ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, नॉट ओनली इन द लोकल, मेरी उनके साथ, पहले मैं बता दूं कि मेरी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, वो भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन वो मुल्क के MOS इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रहे हैं, मुल्क के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में MOS रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो उनकी एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ सियासत की बात आती है, देन कोई भी किसी को कहता है, कोई भी किसी को दरवाजे का रास्ता दिखाता है। तो ये चीजें जो है अमूमी तौर पे हम लोगों पे, जो अवाम है इस देश के, उस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो इस हादसे से जाहिर, इस जो हत्याकांड जलील साहब, मैं आपके पास जलील साहब मैं आपके पास लौट रही हूँ कुछ और सवालों के साथ, लेकिन एक जो गंभीर बात आपने कही है वो बेहद गंभीर है, जो आपने आखिर में कही कि जब अमित शाह जाते हैं और जब डेवलपमेंट और इस सबको लेकर जब वो मीटिंग हो रही होती है तब उसमें उमर अब्दुल्ला होते हैं, लेकिन उसके बाद जब सुरक्षा समीक्षा की बैठक होती है तो उमर अब्दुल्ला को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया? वो चुने हुए एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुना है जनता ने उनको, और वो वहां के अब चीफ मिनिस्टर हैं, भले ही यूनियन टेरिटरी सही, लेकिन है तो वहां के वो चीफ मिनिस्टर। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? उससे पहले एक और सवाल जो लोग उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी ये सवाल उठ रहा है कि 19 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मौसम का हवाला देकर उनका जो दौरा है उसको रद्द कर दिया गया कि मौसम ठीक नहीं है, साजगार नहीं है, इसलिए उनका दौरा रद्द कर दिया गया। जब समीक्षा बैठक होती है तो अमित शाह जो है वो जाते हैं वहां पर। अगर ये पूछा जाए कि सुरक्षा समीक्षा की जब बैठक हुई तो आखिर उसमें क्या बताया गया और उसमें क्या हुआ? क्योंकि अगर उसके ही चंद दिन के बाद अगर इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा आतंकी हमला अगर हो जाए जहां सिविलियंस को सीधे टारगेट किया जाए और फिर ये बताया जाए कि वहां पे 2000 से ज्यादा सिविलियन थे और वहां पर कोई सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी, तो ये गंभीर सवाल पैदा करता है और इसका जवाब देना ही होगा उन लोगों को जो इसके लिए जवाबदेह हैं। अमरीश जी, आपके पास मैं आऊंगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें इन तमाम चीजों को, कैसे 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, कैसे कश्मीर वादी को पूरी तरीके से बंद किया गया, फिर उसके बाद बहाल सब कुछ चीजें करने के दावे किए गए, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, ये बार बार कहा गया, अपनी पीठ थपथपाई गई कि सब कुछ वहां पर ठीक है, ऑल इज वेल, और करोड़ों की संख्या में अब सैलानी वहां पर जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये हो जाता है। जी देखिए, इसमें क्या है, सरकार का जो फेलियर है वो बहुत अपैरेंट है। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात आपको ये कहना चाहूंगा इस मंच पे कि जो आतंकवादियों की तमन्ना थी कि हिंदू मुस्लिम डिवीजन हो, वो इस देश में नहीं हो रहा है। सैयद आदिल हुसैन शाह, जो मजदूर कुली, जो अपना काम धंधा चलाता था, घोड़ों को वहां पर लोगों को पहुंचाता था, जैसे आपने कहा कि वो जो एरिया है वो एक्सेसिबल नहीं है, सिवाय मतलब उसमें पैदल चल के या पोनी पे चल के ही जाया जा सकता है। उसने राइफल छीनने की कोशिश की, और ये एनडीटीवी में छपा है, ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ कश्मीरी आउटलेट कह रहे हैं, ये एनडीटीवी में सबको बता देना चाहता हूँ, एनडीटीवी में ये छपा है। बाकी हिंदी के भी
बहुत सारे आउटलेट्स ने इसको कैरी किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया की ये न्यूज है। उसने राइफल छीनने की कोशिश की, तो जो अगर नाम पूछ के वो मार रहे थे तो वो तो मुस्लिम था, उसको क्यों मारा? और उसके साथ एक और कश्मीरी मुस्लिम, उसको भी मारा। और इसने तो बाकायदा संघर्ष किया, अकेला ये था जो वहां पर लड़ा है। उसके बाद और वीडियोस आए हैं जो वीडियो साफ दिखा रहे हैं कि घटना हो गई है, घटना होने के बाद लाशें बिछी हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने पुरुषों को मारा, महिलाएं चिल्ला रही हैं। कोई वहां पर आधे घंटे 45 मिनट तक कोई वहां नहीं पहुंचा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये बताना जरूरी है कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, एक राज्य नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वो पूरी तरह से होम मिनिस्टर के अंडर है, या वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है उनके अंदर है, और उनके बारे में भी हम और आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब वहां पर तुरंत घटना के बाद जब कोई नहीं पहुंचा, तो वहां पर जो भी कश्मीरी थे उन्होंने ही जो भी कोनी पे लात लात के फाइलों को बाहर निकालने की कोशिश की, वो भी कश्मीरियों ने की। अब आप ये बताइए कि इस पूरे माहौल में, अच्छा दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये हो गई ग्राउंड की बात। दूसरी बात, जो हिंदू जो पढ़ा लिखा है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये तो सीधे सीधे वक्त से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं हुआ है। और ये वाजिब सवाल है, क्योंकि जो मीडिया हेडलाइंस थी काफी दिनों से, जब से वक्त का पूरा मामला उस पर स्टे हुआ है कई प्रावधानों पे, मीडिया स्पेस वक्त ही ऑक्यूपाई किए हुए थे। और इसके बाद आज से देखिए सबने शुरू कर दिया है पूरा हिंदू मुस्लिम करना, वो आपने ब्रीफ कर दिया है काफी अच्छी तरीके से, तो उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में क्या कहा था, सीजीआई के बारे में क्या कहा था, जो कि दोहराया नहीं जा सकता। और अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है, वो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 29 पे हमला कर रहे हैं। अब देखिए चीजें कैसे जुड़ी हैं, जो साजिश की बू आती, आर्टिकल 29 की बात सबसे आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में हुई, कपिल सिब्बल ने की थी, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील थे, उन्होंने आर्टिकल 29 का हवाला दिया था, और भी आर्टिकल का हवाला दिया था, लेकिन 29 और निशिकांत दुबे के ट्वीट में 29 आर्टिकल 29 पे क्यों हमला किया उन्होंने? अब आप देखिए, ये 2 और 2 4 या 2 और 2 और 5 जो भी लोगों को लगाना है, लेकिन ये साजिश ये लोगों के दिमाग में है। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि अब इस समय जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं वो रिस्पॉन्ड करें, उनकी तरफ से उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। वो अगर ये ऑब्वियसली जब आतंकवादी आए हैं तो वो मान लिया जाता है कि पाकिस्तान ने भेजे, चलिए ठीक है पाकिस्तान ने भेजे, इसके पहले भी आतंकी घटनाएं कितनी हुई, पुलवामा उरी हुई, ये उरी हुआ, पठानकोट जैसी घटनाएं हुई, और उस समय केवल पुलवामा में एक रिस्पॉन्स दिया गया जिसमें सवाल ये उठे, लेकिन चलिए मान लिया जाए एक बार रिस्पॉन्स दिया। अभी ये जो हालात है, अभी जो हालात हैं उसमें जो ये सरकार है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देगी। क्योंकि देखिए बड़ा सवाल ये है कि जो इनका नैरेटिव पूरा है, जो वक्त वाला सवाल है उससे ध्यान हटाना, वो एक पहलू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इनका जो 370 आर्टिकल 370 को हटा के हम कश्मीर में पूरी तरीके से आतंकवाद पे कब्जा ये काबू पा लेंगे, उसका क्या हुआ, उस नैरेटिव का क्या हुआ? वो 370 हट गया, 35A हट गया, आपके हाथ में सब कुछ है, पूरी सत्ता है। ऐसे माहौल में आप कैसे किसी हिंदू मुस्लिम या वो इशू, अच्छा लोग कह रहे हैं कि उसने कहा मारा और उसके बाद उसने कहा कि हम औरतों को नहीं मारेंगे, जाके मोदी से बताओ। अब ये इसका कोई कंफर्मेशन है कि उसने कहा कि जाके मोदी से बताओ? और अगर कहा भी, तब तो और ज्यादा साजिश की तरफ एक मामला आता है कि इस तरह की बात कोई क्यों करेगा। अब ये देखिए, जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है फंस गई है बहुत बुरी तरह से। मतलब दे हैव ओवर रीच। ये जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, जो सवाल इसके साथ जुड़े हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। आपको एक चीज और बताया, अमित शाह जब विक्टिम से मिलने गए तो जो ANI का जो वीडियो है उसको म्यूट कर दिया गया, और बाकायदा जो चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम, उन्होंने वो वीडियो चलाया ये कह के कि हमने कि इसको म्यूट किया गया है क्योंकि हम जो लोगों का दर्द है वो हम मतलब बहुत ज्यादा लोग रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हम नहीं दिखाना चाहते। अब आप सोचिए, तो कुछ लोग वहां बोल रहे थे ना, जो विक्टिम्स के जो प्रियजन थे, वो अमित शाह से कुछ बोल रहे थे जो नहीं चाहती थी मीडिया की आम जनता तक पहुंचे।
इसीलिए उसको म्यूट कर दिया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिए। कल रात को जनरल जीडी बख्शी, और जीडी बख्शी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनकी लीनिंग किस तरफ। उन्होंने रिपब्लिक जैसे चैनल पे, जिसकी मीनिंग क्लियर है कि वो किस तरफ, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि कोविड के समय 3 साल में 1,80,000 सेना किसने कर दी। वो कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, बहुत ही पॉइंटेड, बिकॉज ही वाज डिप्लॉयड देयर व्हेन ही वाज अ सर्विंग ऑफिसर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सेक्टर 9 है, जो जिस एरिया में ये आता है, उसमें जो राजपूत राइफल्स जो वहां डिप्लॉयड थी, उसको और भी सेक्टर्स दे दिए गए, इसलिए क्योंकि व्हाट टू डू विद दिस मैन पावर, की मैन पावर बहुत ज्यादा हो गई है और सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है। ये किसने तय किया? और ये जीडी बख्शी सवाल कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं वो अपने अंदाज में। कोई एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है, बट सच्चाई तो ये है ना, आर्मी कहीं नहीं थी, पुलिस कहीं नहीं थी, जेएनके पुलिस, आप उमर अब्दुल्ला को ब्लेम नहीं कर सकते कि जेएनके पुलिस आपके अंडर थी, केंद्र सरकार के अंडर थी। अब आप बताओ, राष्ट्रीय राइफल्स की जो पूरा डिप्लॉयमेंट है, जरा सा आप उस पर कुरेद दीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि उस समय वो कहाँ थी। पुलवामा जैसी जो बात आई है, और उसमें इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्यूज किया है, जो एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर है सतपाल मलिक, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात की थी और पूरे हिंदुस्तान में ये बात कही। और अगर वो झूठ बोल रहे, इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने झूठ बोली है, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और आज की तारीख में जब जीडी बख्शी जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, और वो आप ही के खेमे के हैं, तो उनको वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो अगर वो गलत है? तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से यहाँ पर एक जो आपने कोशिश की, पूरी तरह से बैठ करके ये इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। इस देश का ताना बाना मजबूत रहेगा, और जिस मुस्लिम कुली की शहादत हुई है, और जिसमें बाकी जो हिंदू पूरे वो शहीद हम मानेंगे, तो सब शहीद है। ये एक जी मिसाल देखिए आप, कुछ दिनों में बनेगी, और इसको लेके स्थितियां आगे कैसे चलती है वो आप। जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। आप सोशल मीडिया जाकर देखेंगे तो अभी फिलहाल इन्हीं खबरों से पटा हुआ है, और जिसका जो नैरेटिव है वो उसको बढ़ाता हुआ आगे नजर आ रहा है। कोशिश पूरी है कि कैसे इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान किया जाए और इसमें एक तरह से आग में घी डालने का काम किया जाए। ये वो वक्त है जब पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब ये दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से आए थे, यानी कि दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके वो यहाँ पर आए थे। तो फिर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो बॉर्डर क्रॉस कर आए थे, तो इतने जब चाक चौबंद इंतजामात हैं, जब तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो आखिर वो कैसे इतने इंटीरियर इलाके में आने में कामयाब रहे? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जहां पर ये सब कुछ हुआ है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बेहद खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पर। आप वहां जाएं तो बिल्कुल आप एकदम गुम हो जाते हैं कि आप कहां पर आ गए, यकीन नहीं होता है आपको अपनी आंखों पर। और वहां पर आकर इस तरह की बर्बरता की गई है, तो सवाल तो ये उठेगा और बार बार उठेगा कि जिनके ऊपर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सुरक्षा का समीक्षा बैठक की थी, आखिर उनको ये जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या ये पूरे तरीके से फेल्योर नहीं है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम लोग जो हैं वो अमित शाह ट्रेंड कर रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अगर रविंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा आपसे आपसे सवाल, ये जो हिंदू मुसलमान हर चीज में ये एंगल जो ढूंढ लिया जाता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें ये ढूंढा जा रहा है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो दो लोग हैं। एक वो जिन्होंने अपनों को खो दिया हमेशा के लिए, जो जिंदगी भर तड़पते रहेंगे, आंखें उनको ढूंढती रहेंगी, और दूसरे वो जिनके कारोबार, जिनके पेट पर लात मारी गई है, और वो कौन है? कश्मीरी मुसलमान। जी तक तो माफ कीजिएगा रविंद्र जी, आपकी आवाज मुझ तक, जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी
सिग्नल्स की कमी है। चल गया। और मैं जी जलील साहब, आपसे यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग ये पूरा नैरेटिव जो है फैला रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिन लोगों का हुआ है वो दो ही लोग हैं, वो जिनकी जानें चली गई, वो परिवार, और दूसरे कश्मीर के वो मुसलमान जिनका कारोबार जो है वो इसी पर ही टिका हुआ है। बुशरा जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ। एक तो जी मैंने पहले ही कहा कि हम सदमे में हैं कि ये लोग जो मारे गए हैं एक इंसानियत पे हमला है। और ये जो सोग है, ये हम कश्मीरियों के लिए आज अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस किस्म के हालात हैं और किस तरह लोग सड़कों पे हैं और किस तरह वो इस कांड के खिलाफ और इस जुल्म और सितम के खिलाफ अपना रोष दर्ज कर रहे हैं, तो फिर आपको उन लोगों पे हंसी आएगी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का किस्सा है। और दूसरा, जैसा कि सर ने बोला कि इसमें 2 मुस्लिम भी मारे गए हैं। और तीसरा जो मैं कह रहा था कि आपने एक तो बोला कि इसमें वो उनके परिवार और जो इसमें मारे गए लोग वो रिसीविंग एंड पे हैं, और साथ में वो लोग रिसीविंग एंड पे है जिनका कारोबार यहाँ पे टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक ये 2 चीजें हैं। तीसरी जो कैजुअलिटी है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुई। आपदा में अवसर ढूंढा जाता है हर मामले में, और यही कुछ हो रहा है इस वक्त भी शायद, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है कि इसमें हिंदू मुसलमान बाकी चीजें और पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस वारदात को, जबकि हमें एकजुट होना चाहिए था इस मामले को लेकर, देश को पूरी एक जुबान में बोलना चाहिए था। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम थोपने का काम कर रहे हैं। पहले तो जिम्मेदारी फिक्स करो अगर आप में जरूरत है कि जो मैं बटबोलापन ही कहूंगा। मैं माफी चाहूंगा कि अगर ये जुर्म है, अगर इसके लिए मुझे सजा भी मिलेगी, कि काफी बटबोलापन किया गया, वो सारा धराशायी हो गया, एक ही झटके में सारा धराशायी हो गया। दूसरा, जब आप इस वारदात के जो, जैसा कि सर ने अच्छी तरह बोला, एक और चीज है कि आप यहाँ के चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रिड है और मैन किया जा रहा है सड़कों को और गलियों को, हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और आप 2000 या 2500 लोगों को मौत के मुंह में धकेलने जा रहे हैं, जबकि एक भी आदमी उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा नहीं है, और वो भी कहाँ पे, जो कि साल भर के लिए सेंसिटिव होता है सिक्योरिटी के लिहाज से। दिस इज अमरनाथ रूट, जिसमें लाखों लोग अभी 30-38 दिन के अंदर आने वाले शुरू होने हैं। वाली है ये 2 वो दिन बाद ही अमरनाथ यात्रा। जी जी जी, ये वो इलाका है जहाँ पे साल भर सिक्योरिटी के हिसाब से आप अगर आई होंगी यहाँ पे, आप कोई भी हिल स्टेशन चले जाओ या टूरिस्ट स्टेशन चले जाओ, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मिलेंगे। और ये जो इलाका है, ये पहलगाम के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर के फासले पे है, और यहाँ पे जो रोड है वो जो जो यहाँ पे हट्स वगैरह हैं, उस तरफ से पीछे से एक रास्ता है, वो भी आधे रास्ते को जाता है। ऊपर तक डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं है, या तो आप पैदल जाएंगे और या आप घोड़े की पीठ पे जाएंगे। एनी जो शाहिदीन हैं, जो आई विटनेसेस हैं, उनका कहना है कि उस वक्त 400-500 घोड़े थे वहां। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर 400-500 घोड़े बांध भी रहे होंगे, और उन 400-500 घोड़ों के अलावा जो लोग वहां गए हैं, आप अभी तो खुल के नहीं आ रहा है तादाद कितनी थी। इसके बारे में अभी कोई, मतलब आप फाइनल कोई रिपोर्ट नहीं है अभी, जो है वो सूत्रों के हवाले से कहा जाता है। और ये भी एक चीज है कि जो लोग वहां शिकार हुए हैं गोलियों का, और जो जख्मी हुए हैं, वो जख्मी किस तरह हुए हैं, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही है, वो जख्मी भागते भागते, क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ वहीं छोड़ दिया, नंगे पांव भाग गए, फिर टेरेन है, फिर पत्थरों वाला इलाका है, उनके पैरों में जख्म लगे हैं, उनके पैर जख्मी हैं, या नीचे गिर जाने की वजह से वो जख्मी हुए हैं। लेकिन जो मारे गए हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे गए हैं, वो मारे गए, मारने की गरज से मारे गए। हालांकि उन्होंने औरतों और बच्चों को पहले अलग किया है, बदकिस्मती से एक लड़की भी उसमें मारी गई है, और ये कहा जा रहा है कि एक औरत भी मारी गई है, और ये कहा जा रहा है कि 2 फॉरेनर्स हैं। लेट मी इलैबोरेट ऑन दैट आल्सो। हम जब फॉरेनर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में जब आता है तो अंग्रेज आता है या यूरोपियन आता है। ये लोग यूरोपियन नहीं है, एक तो एक्सपैट्रिएट है, यूएई में रहता है, उसका नाम है आई थिंक समथिंग, मैं आपको बताऊंगा नाम क्या है उसका। ये इनसे आए थे, इनका भी प्रदीप नाम है इनका, और दूसरे जो है उद्धवन प्रदीप कुमार, और दूसरे जो हैं उनका नाम है प्रदीप नौपानी, नेपाल के हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये फॉरेनर्स थे।
तो ऐसे इलाके में इतने लोगों को कैसे जाने दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी कवर, और ऐसे इलाके में जो इनएक्सेसिबल है, जहां जरूरी होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस, और आप वहां पे दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लोगों को जाने दे रहे हो, उनके सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? और अगर आप अभी स्केचेस आपने जारी किए हैं और तस्वीरें भी जारी की हैं जिनमें भी तजाद है, एक स्केच, एक तो फोटो आई है, आपके पास 12 घंटे 10 घंटे में फोटो आ गया, आपके पास इतना टाइम था, जब आपके पास फोटो थे, उनकी पहचान थी, तो आपकी 7 लाख फौज क्या कर रही थी यहाँ पे? उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? उनको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों आने दिया गया उस एरिया में? और दूसरा जो आप विटनेसेस, आई विटनेसेस के अकाउंट पे जो स्केचेस बनाए जा रहे हैं, उसमें भी वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। कहीं पे तो वो मिलिट्री फाइटिंग में बताए जा रहे हैं, और आज एक तस्वीर है जो कि ऑथेंटिक मानी जा सकती है, शायद आपके पास ना पहुंची हो, किसी इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर ने ले ली है या सिविलियन ने ले ली है। उसमें एक अटैकर को दिखाया गया है जो कमीज सलवार पहने जी और बंदूक है उसमें, और जी बैकड्रॉप जी में जो एरिया है वो बिल्कुल लगता है वही बाइसरन का एरिया है। तो अभी आप तय कीजिए आप कर क्या रहे हैं, आप किस तरह के बयान लेके सामने आ रहे हैं, आप कोई फाइनल अभी बोलिए कि हम कर रहे हैं तफ्तीश, क्योंकि जब क्योंकि फाइनल मैं आएगा तो आपकी बता बात पे देंगे। यहाँ पे शुरू कर रही हूँ जलील साहब, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि वो आर्मी या पुलिस के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, सेटिंग ये है कुछ जी का कहना जी। है। फिर जो तस्वीर सबसे एक पहले तस्वीर मैंने एबीपी के एक रिपोर्टर है उन्होंने उसको की, तो उसमें वो कुर्ता शलवार पठानी सूट की तरह वो जी जी उसमें जी पहने जी हुए जी हैं। जी और जब मैं जी आपसे बिल्कुल। बात कर रही हूँ तो रक्षा मंत्री का बयान आया है और उन्होंने भी वही धर्म की बात कही। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने ये कायराना हमला किया है। यानी कि वही उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म विशेष के लोगों ने टारगेट किया है। चलें, ये तो उनका शेवा ही है, मतलब ये तो कोई देखी चुकी बात नहीं है कि बार बार धर्म को घसीटा जाता है हर मामले में। तो खैर, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं भी इसको धर्म का मामला ही मानता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा या कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की प्रताड़ना की गई, जिस तरह का सताया गया, ये आज आजकल का, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जी सब तस्वीरें जाती हैं, हर जगह जाती हैं। तो किसी किसी का खून खौलना, इसको आप रोक नहीं सकते हैं जब इस तरह के दृश्य आप दिखाएंगे, या अब जिस तरह प्रतिक्रिया आ रही है इन लोगों, मासूम लोगों की तस्वीरें देख के, इनकी लाशों को देख के किसी का भी खून खौल सकता है। तो आप देखिए ना कि वहाँ जो हो रहा है धर्म के नाम पे, वो शुरुआत जो हुई है एक तरह की शनाख्त ढूंढने की, तो उसी का रेप्लिकेशन है ये जो आज हुआ है। और जहां तक इस चीज को रोकने की जिम्मेदारी है या सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो हेड कर रहा है यूपी को, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। वो कहाँ थे? वेयर वाज ही? ही वाज नॉट इन द यूपी, ही वाज इन दिल्ली। He was roaming around UP, whatever there is happening, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि किस तरह की वो दो रस्साकशी में जो सियासत हो रही है योगी जी की और उनके अपोजिट कैंप के दरमियान, उसमें वो भी एक मोहरा है। वो कभी नड्डा जी से मुलाकात करते हैं, कभी यूपी के लीडर से मुलाकात करते हैं। अगर आपको चाहिए, मनोज सिन्हा जी आपको दिल्ली में चाहिए या लखनऊ में चाहिए, आप उनको रखिए यहाँ, फुल फ्लैजेड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज दीजिए जो कि यहाँ के हालात जी पे कंसंट्रेट करे, उस पे और बोझ मत ला दिए। वो कल ही आए, उसी प्लेन में आए जिसमें हमारे ये जो हमारे मंत्री जी हैं अमित अमित शाह। शाह जी, उन्हीं के साथ आए, होम मिनिस्टर के साथ आए, वो यहाँ नहीं थे। काफी अरसे से, आपको भी मालूम होगा, वो दिल्ली में थी। तो जम्मू कश्मीर जैसे सरहदी रियासत और संयुक्त रियासत का हेड जो होता है उसको अपनी जगह पे होना चाहिए, गांव से होना चाहिए। तो ये भी चीज एक सवाल उठता है। और दूसरा सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस वक्त कई यादें ताजा हो गई, पुलवामा की याद ताजा हो गई। पुलवामा में जिस तरह आपने देखा था कि सत्यपाल मलिक किस तरह के
वो ब्यौरे लेके बाहर आ गया कि प्लेन रिजेक्ट किया गया, रेकी कर रहे थे काफी अरसे से, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई उसमें मैनिंग नहीं था, वो लोग आराम से रेकी कर रहे थे कई दिनों से। और आज जब ये दावा किया जा रहा है कि पहलगाम की रेकी की जा रही है, इन इलाकों की रेकी की जा रही है, ये आज ही कैसे पता चला? परसों क्यों नहीं पता चला आपको कि रेकी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटेलिजेंस का यही काम होता है ना। आप मुझे गलत साबित कर सकती हैं, इंटेलिजेंस का यही काम होता है कि इंटेलिजेंस मस्ट वार्न यू बिफोर एनी सच काइंड ऑफ अ डिजास्टर। तो अब जो ये सब जल्दबाजी में निकल रहा है, ये बिल्कुल पहले होना साहब, चाहिए। ये भी कहा जाना चाहिए कि वहाँ अफस्पा लगा हुआ है। वहां पर जब आप कश्मीर में जाते हैं, आपको चप्पे चप्पे पर आपको सेना के जवान आपको खड़े हुए मिलते हैं। आपको बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वहां पर हर जगह आपको कुछ दूरी पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जब इतने सिक्योरिटी के चाक चौबंद वहां पर इंतजामात हैं, वहां पर अफस्पा लगा हुआ है, केंद्र सरकार के अंदर सब कुछ आता है, और फिर अब आप जब ये हमला हो गया उसके बाद आप जो है कह रहे हैं कि वो एक हफ्ते से वहां रह रहे थे, वो रेकी कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब आपको अचानक सारी जानकारियां मिल गई, और जब जानकारियां मिलनी चाहिए थी तब आपका सफा जो है बिल्कुल खाली था। ये बहुत अहम सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। जो लोग लॉजिक में यकीन करते हैं, या जो 2 और 2 को जोड़ के 4 बनाने में सक्षम हैं, 4 समझने में सक्षम हैं, उनको ये सवाल भी पूछने चाहिए। थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम अलग करके ये सवालात पूछने चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की है, न सिर्फ उनकी जो बाहर से यहाँ आते हैं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी उनके ही सर है, सेंटर के साथ है, मरकज के साथ है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। तो हम भी वल्नरेबल हैं, हम भी वल्नरेबल हैं। सही बात आप बोल रहे हैं अभी जली साहब। बिल्कुल आपके जज्बात को और आपके एहसासात को मैं सब समझ सकती हूँ, क्योंकि हमसे ज्यादा आप वहां बैठकर इसको फील कर रहे होंगे। और क्योंकि सवाल आज पूरी तरीके से लोग कश्मीरियों पर, कश्मीरियत पर, उस सब पर उठा रहे हैं कि वो सब कहां गई, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन कश्मीरियत की बात की आपने, मैं थोड़ी आपको बता दूं कि इन लोगों को वहां से किसने इवैक्यूएट किया। अभी जैसे सर बता रहे थे, एक आदमी ने छाती पे गोली खाई बचाने के लिए इनको, और जब कैजुअलिटीज हुई तो इनको किसने नीचे उतारा। अभी एक और वीडियो की मैं बात करूंगा। अभी एक जगह पे छुपे हुए हैं कुछ टूरिस्ट, तो वहां पे लोकल शायद एडमिनिस्ट्रेशन का ही बंदा था, आर्मी के साथ चला जाता है, और इतने टेरिफाई हो जाते हैं वो लोग आर्मी को देख के कि हमें गोली मत मारिए, क्योंकि उनको लगा कि ये भी वही लोग हैं जो अभी मार के चले गए। उसमें एक औरत का हस्बैंड भी चला गया था, जिसने बाद में बताया कि मेरे पति मारे गए हैं। तो वो आर्मी वाला उनको आश्वासन देता था, हम इंडियन आर्मी, हम इंडियन आर्मी, हम इंडियन आर्मी है। आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के हुए होंगे और किस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है। और आप वहां के जो टैक्सी कश्मीरियत की बात है, टैक्सी ड्राइवर जो पहलगाम के जो टैक्सी स्टैंड के जो यूनियन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी टूरिस्ट वहां पे है, चाहे पीड़ित हो चाहे ना हो, हम उनको फ्री सर्विस देंगे, कहीं भी जहां तक रास्ते खुले हम ले जाएंगे। और यहाँ जो हमारी एयरलाइंस है, उनने एकदम से रेट्स बढ़ा दी। ये देखिए इंसेंसिटिव का क्या हम तो भुगतते हैं एज कश्मीरी। मैं आपको पता है मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे चला जाऊंगा, जितना मैं श्रीनगर से दिल्ली तक देता हूँ, 3 बार में बॉम्बे आ जा सकता हूँ उतने रेट में। अब इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। अब किसी ने बिल्कुल 35-35 हजार रुपए के, जी 35-35 हजार रुपए सबमिट किया है। अब कोर्ट में किसी ने PIL सबमिट की है कि इन लोगों ने ये रेट्स जो बढ़ाए हैं, आप इसके संज्ञान लीजिए, आप इसका जो कहते हैं सो मोटो कॉग्निजेंस ले लीजिए। तो अब कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, जो चीजें हो रही हैं। आप देखिए कहाँ क्या क्या हो रहा है, और किन किन चीजों की तरफ इंसानियत को जब जागना चाहिए अंदर से, तब हम फिर उसी वैसी तरीके को और बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि किसी तौर जायज नहीं है। अगर मेरे खून से किसी की प्यास बुझती है, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, दिल को झकझोरने वाली, कि किसी मासूम की जान नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इन एयरलाइंस को देखिए कि आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया आपदा में अफसर ढूंढते हुए, उसी तरीके से ये एयरलाइंस भी जो है आपदा में अफसर ही ढूंढ रही हैं। और जो उन्होंने एक तरह से प्राइस, एक तो वो लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बिल्कुल घबराए हुए हैं कि ना जाने कब उनके साथ क्या हो जाए, आप उनकी मनोदशा आप समझिए। और फिर एयरलाइंस का इतने प्राइस बढ़ा देना, क्या सरकार को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए? क्या एविएशन मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए और इनको भटकाना नहीं चाहिए इन एयरलाइंस को, कि ऐसे में इनका साथ देने के बजाय ये इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन आखिर में सवाल, वक्त की कमी मेरे पास अमरीश जी, कि आगे फिर क्या?
पुलवामा हुआ, पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए। ये कहा गया कि जो पहले फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दें। 19 लाख से ज्यादा वो वोटर्स थे। पुलवामा के शहीदों की पिक्चर्स लगाकर वोट मांगे गए और चुनाव आयोग मुंह देखता रह गया। अब फिर से एक आतंकी हमला हुआ है, पुलवामा की याद दिलाता है, और इस बार निशाना सिविलियंस, वो मासूम लोग, वो टूरिस्ट जो अपनी खुशियां मनाने वहां पर गए थे। आगे क्या क्या होता आप देख रहे हैं। अगर रक्षा मंत्री भी इसको धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं तो फिर उन लोगों को तो बल मिलेगा जो इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो इसका आपने जो सवाल पूछा, मनोज सिन्हा की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय दिल्ली लखनऊ में ठनी हुई है। मनोज सिन्हा वॉज द ओरिजिनल सीएम कैंडिडेट एंड पिक्ड बाय शाह एंड मोदी, और इस समय वो कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उनको यूपी में आना जाना बहुत कुछ चल रहा है, और ये आश्चर्य नहीं होगा अगर ये बाद में बात निकले, या किसी हम कह रहे हैं ऑफिशियली ना भी निकले, सतपाल मलिक जैसा ही कोई आके आगे कहे कि इस तरीके से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये इनकी आपस की जो एक झगड़ा है उसमें कौन ज्यादा कट्टर है, इसको साबित करने की कोशिश हो रही है दिल्ली और लखनऊ में, और कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान कर सकता है इसका भी कंपटीशन हो रहा है। अब आगे देखिए, ये लोग तो एक डिस्ट्रक्टिव रास्ते पे जा रहे हैं, और इस डिस्ट्रक्टिव रास्ते का तो एक ही अंत होगा कि इनकी खुद की तबाही, ये अपने ही हाथों सबसे, क्योंकि इसमें देखिए कोई विपक्ष ने इनको, अभी कोई चुनाव भी नहीं है, अभी कोई ये भी नहीं है, ये तो पूरी तरीके से एक जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, है एक विषय है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के दरमियान जो सर पटोल है, वो बहुत सीरियस मामला है। वो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस के बीच जुडिशरी, एक तो पॉलिटिकल लड़ाई लखनऊ दिल्ली, दूसरा जुडिशरी वर्सेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर भी नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि लेजिस्लेचर तो बहुत बड़ा हो गया। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो जुडिशरी के साथ एक दे आर लॉकिंग हॉर्न्स विद द जुडिशरी को ओवररीच करना, उनको गाली गलौज मतलब अपने लोगों से करवाना, इस तरह की स्थिति पहुंच गई है। 5 मई को अभी वक्त पे, और अभी से लोगों ने बीजेपी के कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप हमसे कह रहे थे कि 5 मई को तो पक्का ये आएगा डिसीजन कि सरकार का जो एक्ट है वो अपहोल्ड हो जाने। अब आप देखिए, आज के बाद ये कहना शुरू किए, कल तक डिप्रेस थे, आज तो इसका तो तुमने इसके लिए कराया कि वक्त का बिल अपहोल्ड कर दे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को वो सरकार की लाइन तो करने लगे, इसलिए तुमने ये कश्मीर वाली घटना कराई। ये देखिए, ये यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट है। इसमें आपने पूछा ना आने वाले दिनों में क्या होगा, बीजेपी में इम्प्लोजन होगा, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी में इम्प्लोड, और उसके बाद की जो स्थिति है वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस की जो पोजीशन है वो बताएगी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सवाल जरूर अब देश पूछ रहा है कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है। 56 इंच की बात करने वाले प्रधानमंत्री जो बार बार ये कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं, और अब आप ये देखिए कि उन्हीं के रहते, उन गृह मंत्री अमित शाह के रहते क्या कुछ देश में हो रहा है, वो देश अपनी खुली आंखों से देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, जलील साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।